जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और उन सबों का नोमेनक्लेचर जो हमें 10th क्लास में पढ़ने हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, उनका नोमेनक्लेचर सभी पढ़ेंगे एक ही क्लास में, जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमें सबसे पहले जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं? सिंपल है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हालांकि इसमें कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, साइनेट्स है, इस सब को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कंपाउंड्स जो कार्बन के होते हैं उन्हीं को हम सब कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CH4, C2H4 ETC, बहुत सारे हैं। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में है। इसका कारण क्या है? इसके मेन दो कारण है। कार्बन सेंटर में क्या होता है? कार्बन। कार्बन के बहुत सारा कंपाउंड्स है, इसका दो कारण है। पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स वैलेंसी 4। इसकी 4 वैलेंसी है। एक कार्बन 4 दूसरों के साथ, दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन शेयर ही करता, ठीक है। दूसरा है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू कंबाइन इटसेल्फ। ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें यह खुद से जुड़ता चला जाता है एंड फॉर्म्स अ चेन। एक चेन बनाता है। यह चेन लॉन्ग भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो ये हो गए हमारे लॉन्ग चेन। रिंग भी बना ले सकता है। इस तरह से सभी इसमें ये जो है कार्बन, जैसे ये कार्बन है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम जनरली पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसका नाम लिखा जाएगा, और अगर नहीं है तो हाइड्रोजन। अगर कहीं कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है मतलब उस कार्बनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो हाइड्रोजन होगा। थोड़ा कार्बन के बारे में देख लेते हैं और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, इसका प्रॉपर्टीज कैसा होगा। कार्बन जो होता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड मीन्स compounds formed by sharing of electrons। जैसे ये हुआ हमारा, यहाँ कार्बन क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है इससे हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट आपस में रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है या ट्रांसफर होता है। तो शेयर होने के कारण क्या होता है कि इस दोनों के बीच फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं। यह एक लाइन है, इस एक लाइन में मतलब ये बॉन्ड है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से लिखे तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये इस तरह से यह शेयर किया गया है, यह इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इसका हो गया, ये 2 इसका हो गया, यह 2 इसका हो गया, यह 2 इसका हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन के सारे ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और कार्बन का ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये इतना लेकर के कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस तरह से यह कंपाउंड बना। तो यहाँ पे सारा शेयर कर रहा है। एक बार यही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन
में काउंट किया जाएगा और एक बार यही इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन में काउंट किया जाएगा, दोनों, तो इसलिए यह शेयरिंग हुआ। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्ट दे देता, जैसे क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होते हैं। इसके एक ही है, तो यह सोडियम क्या करेगा, ये खुद इसको टोटल दे देगा और इसके कारण सोडियम का ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट सिर्फ बनाया गया और ये क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाया गया। अंदर में तो इसके 8 है ही, अंदर में इसके 8 है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये एक दे दिया, क्लोरीन ले लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां पे भी क्या होगा कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस लिखता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो जिस कारण प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण हुआ है, इसमें फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यह कंपाउंड जो होता है जनरली इसका, अगर हम इस तरह से कर ले, टेबल बना ले कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स का, तो ये क्या होगा, इसमें चूंकि फोर्स कम होता है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यह जनरली क्या होता है, जनरली लिक्विड्स होगा और गैसेस होता है जनरली, और यह जनरली क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। चूंकि यह कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसमें, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए यह एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बैड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट, और यह एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको घोल दे तो यह बैड कंडक्टर ही रहेगा, और इसको अगर हम घोल दे, जैसे नमक को अगर हम घोल देते हैं H2O में, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। ये सारे हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं। अब हम आगे देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे हम आ जाते हैं वो वापस। बहुत पहले यह माना जाता था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेटिकली नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें किसी न किसी नेचुरल सोर्स चाहिए ही, और इसको तोड़ा किसने, फ्रेडरिक उलर 1828 में। उन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। यूरिया उन्होंने क्या बनाया, CONH2 किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से, NH4CnO। उससे पहले यह माना जाता था कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते हैं, और अगर हमें बनाना है, अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो उसे हमें किसी न किसी लिविंग सोर्स से ही एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस थ्योरी को हम कहते थे वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी यह कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट बी
extracted from a living source because, इसमें ये भी हम लिख सकते हैं because to make it a vital force is necessary और required, और वो जो हमें फोर्स चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, इसलिए इससे हमने कहा, इसे कहा गया वाइटल फोर्स थियरी। हम आगे 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, उससे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो, समझ में आए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें मेनली कितने पढ़ने हैं? 6। हमें मेनली 6 पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ने हैं हमें हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर हमें पढ़ने हैं हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। फिर हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी हमें 2 तरह के पढ़ने हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां n नंबर ऑफ एटम्स है। अनसैचुरेटेड भी 2 तरह का होता है, ठीक है। सैचुरेटेड इसमें हम पढ़ते हैं अल्केन, और अनसैचुरेटेड इसमें आता है 2, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन है हमारा CnH2n जनरल फॉर्मूला, और अल्काइन का है CnH2n-2। इसको हम ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, अगर हम नाम देखें क्लियर, तो अल्केन में तीनों में ALK कॉमन है, और उसके बाद ANE है, ENE है, YNE है, मतलब AEY हम बढ़ते जा रहे हैं। और फॉर्मूला में क्या हो रहा है देखिए, CN उसी तरह है, सबों में CN सेम है। हाइड्रोजन में 2 घट रहा है, यहाँ पे 2n+2 है, यहाँ पे 2n हो गया, मतलब ये 2 घट गया, और यहाँ पे 2n में से 2 घट गया। तो हम ऐसे फॉर्मूला दिमाग में अगर सेट करें तो हम रख सकते हैं। हेलो अल्केन्स, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। हम आगे अभी देखेंगे x क्या है। एल्कोहल्स, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। अल्डिहाइड्स CnH2nO, कीटोन का CnH2nO। दोनों का सेम ही है, बस जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लिखते हैं RCOOH। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ये सभी अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उससे पहले देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नाम से भी क्लियर है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, जब दोनों को मिला दिए बन गया हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे हम कहते हैं? इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ हाइड्रोकार्बन containing NING, containing only single bonds,
वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब होता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें, जैसे कार्बन है ना, कार्बन है तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तो हो सकता है ये किसी दूसरे के साथ 2-2 कर ले डायरेक्ट, जैसे के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो ये डबल हो गया। तो ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर नहीं करना है, एक एक ही करेगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो एक एक ही शेयर किया हुआ, तो इसी तरह से जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हम डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से डिनोट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह से वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पे जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हम मेन कार्बन होता है यही डिसाइड करता है, तो हम सिर्फ कार्बन को लिखेंगे, बाकी का जो भी ये जो छूट गया है जगह वहां पे हाइड्रोजन खुद से भर लेना या समझना है, वही होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पूरा लिख देते हैं तो यहाँ पे हर जगह क्या हो गया, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। दूसरा है, और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों को, आप सबों को, वो है नाम कैसे लिखे। तो नाम लिखने के लिए बहुत नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, वो भी मेहनत भी नहीं करना है, बस कुछ वर्ड्स हैं वो याद रखने। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है वो लिख लेते हैं। मीथ मीन्स 1, ईथ मीन्स 2, प्रोप मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, हेप्ट मीन्स 7, ऑक्ट 8, नून 9 एंड डेक 10। इसके आगे भी होता है अनडेक, डो डेक, टाइडेक, लेकिन वो सब पढ़ना आगे है हायर क्लासेस में। अभी इतना ही अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इधर लिख देते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, उससे पहले हमें ये देख लेना है कि नाम भी जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक कॉमन नेम होता है, जनरली सबका होता है कि एक जो घर पे नाम बुलाया जाता है और एक जो उनका ऑफिशियल होता है स्कूल में, कॉलेज में, सर्टिफिकेट्स पे। तो जो एक घर पे नाम बुलाया जाता है उसको हम कॉमन नेम कहते हैं, और स्कूल वगैरह में जो बुलाया जाता है वो ऑफिशियल नेम हुआ। केमिस्ट्री के लिए क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है तो इसके लिए एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, वही किसी भी कंपाउंड का नाम बताती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हर कोई अपने हिसाब से नाम देगा, नाम बताएगा, होगा कुछ कहेगा कुछ। तो इसीलिए एक संस्था है आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, चाहे तो लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह क्या करती है, यही नामकरण करती है। तो हर कंपाउंड का एक आयुपेक नेम होगा और एक कॉमन नेम होगा। आयुपेक नेम हमें सीखना है, लिखना, लिखने का सीखना हमें। आयुपेक नेम, ये जितने भी चीजें हैं ये सभी आयुपेक के हिसाब से है, इसलिए ये याद करना बहुत जरूरी है। कॉमन नेम कुछ कुछ होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो वो याद कर लेंगे। कॉमन नेम क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम आगे बताते चलेंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इसको हमने अभी अल्केन लिखा था, अल्केन भी लिखा था, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 लिखा था, ये भी है। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, सबसे पहले फार्मूला चेक कर लेते हैं। CnH2n, अब जैसे इसमें 3 कार्बन है, अगर हम n के जगह पे 3 रख देते हैं, CnH2n+2, तो C के जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो C3 हो गया, तो H क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी N3 है, तो 2 × 3 हो जाएगा +2, तो ये हो गया हमारा C3H, 2 3 जा 6 +2 8, C3H8। तो हम देखते हैं कि C3 है तो H8 है कि नहीं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसका देख लेते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो C अगर 6 लेते हैं तो हाइड्रोजन आएगा 2 इंटू 6 + 2 मीन C 6 H 6 2 12 और 2 14। देखिए H14 है क्या नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। तो यही जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, तो ये अल्केन है। नामकरण में क्या करना है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेने हैं और उसके हिसाब से इधर से नाम लिख देना है। 3 कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 कार्बन एटम है, तो हम 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। और अल्केन है ये, तो अल्केन में सब में ए नहीं लगा देना, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा सब में ए नहीं लगा देना, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। उसी तरह ये 7 का है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या है, हेक्स, तो इसके लिए लिखेंगे हम हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो इसमें भी ए नहीं लगा देना। कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा ये प्रीफिक्स लिख करके उसमें ए नहीं लगा देना है। स्ट्रेट होगा तो रिंग का हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रेट है तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे। आगे देखते हैं, हमारा अल्केन हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का हमने अल्केन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में 2 होता है, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अच्छा, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों कहा गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम सब बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते थे या कॉन्सेंट्रेटेड कहते थे। और अनसैचुरेटेड जिसमें हम और डाल देते थे। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहलाता है क्योंकि जैसे अगर ये हम कंपाउंड ले लिए या सिंपल यही ले लेते हैं तो इसमें H है, इसमें हम क्या और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, कभी नहीं जोड़ सकते हैं। ऑलरेडी फुल ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है सबों का, सभी स्टेबल है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। उसी तरह इसको भी अगर हम देख लेते हैं, ये भी इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम अब एक और देख लेते हैं, जैसे ये हमने देखा, अगर हम ये ले लेते हैं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड है। अगर हम इसमें 2 हाइड्रोजन और दे देते हैं, इसमें अगर हम हाइड्रोजन और दे देते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब इसमें और हाइड्रोजन जुड़ गया। या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो हम इसमें भी अगर हाइड्रोजन देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर इसमें देंगे फिर इस तरह से हो जाएगा। मतलब हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। और इसमें ऐड नहीं कर सकते इसलिए इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। अब इसका कुछ नाम वगैरह देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें स्ट्रक्चर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 इसको। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, ऐसे ये हम लिखते हैं, लेकिन अगर इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इस हिसाब से पहले कार्बन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, फिर कार्बन के साथ कैसे ऐड करेगा। तो इसके लिए हमें होना चाहिए था H2C डबल बॉन्ड CH2, मतलब इससे क्लियर हुआ कि CC आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन इधर है। लेकिन हम अपने सहूलियत के हिसाब से इसको भी सही मान लेते हैं और इसको भी सही मान लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब ये है, अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, उसमें मीथ से हो सकता है नामकरण? क्योंकि इसमें एक कार्बन 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 डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन एक कार्बन आपस में रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो इसलिए जो हमारा अल्कीन या अल्काइन है उसमें नामकरण ईथ से होगा। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ईथ, और ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन, अल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो ईथ, और नाम में लिखने के लिए अल्कीन का ई नहीं जोड़ दिया जाता है, ईन।
इथीन। ओके, उसी तरह इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। डबल बॉन्ड अगर होगा तो कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा, कितना भी बड़ा कंपाउंड दे देगा एक ही तरफ होगा, और जनरली फर्स्ट पोजीशन पे ही देगा, या तो इधर देगा और नहीं तो इधर देगा, इधर देगा इधर नहीं देगा, इधर अगर दिया तो इधर नहीं दिया, एक ही जगह कहीं पे देगा, बाकी का हर जगह सिंगल बॉन्ड देगा। इसके लिए नाम में वही करने हैं हमें। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है, एक जगह यहां डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ENE। 2 4 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और इसके लिए ENE हेक्सिन। इस तरह से ये जो नाम है यह आयुपेक नेम है, हम पढ़ते आ रहे हैं, जो भी नाम लिखा जा रहा है सारा आयुपेक नाम है। इसका एक कॉमन नेम है, इसको हम कहते हैं इथिलीन। इसका कॉमन नेम है इथिलीन। प्रोपीन, इसका भी एक कॉमन नेम है, इसको हम कहते हैं एसिटिलीन। ये याद कर लेने। अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप मीन्स अल्केन -1H। किसी भी अल्केन में से हम अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, निकाल लेते हैं, तो यही बन जाता है हमारा अल्काइल। जैसे CH4, CH4 का नाम क्या होगा हमारा? एक कार्बन है तो मीथ, और ये सबों में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लिखेंगे ANE मीथेन। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो ये किस तरह से बनेगा? इस तरह से बन जाएगा HHH। ये एक खाली रहेगा, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, यह एक खाली रहेगा, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट आके जुड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल। यहाँ पे मीथेन था, एक ही कार्बन है तो हम फिर लिखेंगे मीथ, और अल्काइल का YL मिथाइल। जैसे अगर 3 कार्बन हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 के लिए प्रोप, अल्केन है तो ये, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा ले तो ये इस तरह से बन जाएगा HH। इस तरह से यह खाली रहेगा, इसको हम कहेंगे 3 के लिए प्रोप और YL जोड़ देना है, प्रोपाइल। इसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब हम देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल और रिंग इज कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में मेनली सैचुरेटेड का पढ़ना है। तो जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया, सभी साइकिल में है, एक तरह से रिंग बना हुआ है सभी। इसका नाम फिर क्या होगा? तो नाम के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो अब बचेगा और वहां पे हर जगह हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो पहले 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हम क्या लिखते हैं? हेक्स, हेक्स, और सबों में सिंगल बॉन्ड है तो ANE हेक्सेन, जो अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन साइक्लिक है तो जितने भी साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए सबसे पहले सबों में वर्ड जोड़ देना है साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्सेन। मीन्स हेक्सेन है लेकिन साइकिल के रूप में है, रिंग के रूप में। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 4 5 कार्बन है तो पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है ANE, और साइक्लो, साइक्लो पेंटेन। इसी तरह से
जो भी लिखने हैं सबों में कार्बन काउंट कर लेने हैं, इधर जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से नाम लिख देना है, ए नहीं लगा देना है और सबों के पहले साइक्लो लगा देना है। अब एक है सवाल कि साइकिल बनने के लिए, रिंग बनने के लिए कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 2 से तो बन नहीं सकता है, कम से कम हमें 3 कार्बन चाहिए। इसका नाम क्या होगा? ट्राई कीजिए। साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। कम से कम 2। अगर कोई बोल दे कि साइक्लो इथेन बताइए बना करके, साइक्लो इथेन, या हम ये भी लिख सकते हैं साइक्लोमीथेन, बनेगा? ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि रिंग बनने के लिए कम से कम 3 चाहिए। अब हम आगे एक देख लेते हैं डबल बॉन्ड का। अब एक हमारा साइक्लिक कंपाउंड है डबल बॉन्ड का। इसमें एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड है, ऐसे दे सकते हैं, या फिर इस तरह से, दोनों सेम ही है। ओके, ये हर जगह हाइड्रोजन है। इससे पहले जो हम साइक्लिक पढ़े थे साइक्लो एल्केन, उसका जनरल फार्मूला होता है, साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n। ओके, ये है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नेम है बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये सब, इस सब के बारे में हमें ज़्यादा 11th-12th में पढ़ने हैं। इसमें अभी एक यही है जो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो ये हम दिमाग में रखेंगे। इसका नाम है बेंजीन। स्ट्रक्चर ये है या ये है, दोनों सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों 6-6 है। अब आगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप सबको लगता है, हालांकि है नहीं, लगता है, वो है हमारा नोमेनक्लेचर। किसका? नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन। अगर ब्रांच्ड है तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? जैसे CC, इस तरह से अगर हो जाए कोई भी, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हमें देखना है, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया, इसका नाम क्या होगा? लॉन्ग तो देख ही चुके हैं, अगर ये दोनों ना हो ऊपर से, तो ये तो देख ही चुके हैं कि इसका नाम क्या होगा। ये अगर ब्रांच ना हो तो देख चुके हैं क्या होगा। अब हमें इसका देखना है, तो इसके देखने के लिए हम अभी तुरंत पहले अल्काइल ग्रुप पढ़े हैं, वो अल्काइल ग्रुप ध्यान में रखना है, अल्काइल ग्रुप हमेशा ध्यान में रखना है। अब उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? पेरेंट चेन ढूंढना है। इसके लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? सर्च द पेरेंट चेन। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन ढूंढना है। पेरेंट चेन क्या होता है? वैसा चेन जो सबसे ज्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। जैसे यहां से हम अगर काउंट कर ले 1 2 3, कभी भी काउंट करेंगे डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, यह कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी 3 आया, ऐसे भी 3 आया। अब इधर से देख लेते हैं, 1 2 3, ये भी 3, 1 2 3, ये भी 3। किसी तरह से हम काउंट कर रहे हैं तो 3 ही आ रहा है, तो हमारा पेरेंट चेन हो गया 3 कार्बन का। उसके बाद हमें देखना है सेकेंड पॉइंट में, फाइंड द ब्रांच। जो ब्रांच है वो हमें पता करना है, उसमें कितने कार्बन है। ओके, तो इसमें अगर हम इसको ले लेते हैं पेरेंट चेन, तो ये हमारा हो गया ब्रांच 3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण में राइट द, अच्छा यहां पे अब देखिए, अभी बताए थे अल्काइन ग्रुप,
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर इतना को हटा दें, इस कार्बन को इससे हटा दे, तो इस कार्बन पे कितना है, 3 ही हाइड्रोजन होगा ना, ये तो दूसरे से अटैच्ड है, तो इसलिए ये एक कार्बन हो गया और इसमें 3 हाइड्रोजन अलग से है, तो इसी को हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। यहाँ पे तो एक ही है, राइट द अल्काइल ग्रुप नेम, और फिर 4 में क्या कर देना है, राइट द पेरेंट चेन नेम, फिर पेरेंट चेन का नेम लिख देना है। जैसे ये एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए अल्काइल ग्रुप हम लिखते हैं मिथाइल, मिथाइल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन। इसमें एक और है नंबरिंग का, हमें नंबर शो करना होगा कि यह मिथाइल कहाँ है, तो इसके लिए हम नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से 1 2 3, 3 ही कार्बन है तो हमें उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ब्रांच नजदीक है, तो इधर से 1 2 3, और इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पे ही आ रहा है, तो कोई भी हो जाएगा, तो इसलिए हमें 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका मिथाइल का जो ब्रांच चेन है, अल्काइल ग्रुप है, उसका हमें पोजीशन देना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसी को पढ़ने से पता चल जाता है कि प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन होगा, मिथाइल ग्रुप है मतलब 1 कार्बन इससे ब्रांच में जुड़ा हुआ होगा, और कहाँ पे होगा, 2 पे, मतलब दूसरे नंबर कार्बन पे होगा कहीं से भी। ये हो गया। इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये है, बहुत का सवाल हो सकता है कि हम ये पेरेंट चेन क्यों नहीं ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये है तो ये भी तो हम ले सकते थे ना पेरेंट चेन, तो ऐसा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, या इधर से 1 2 3 ये लेते हैं तो ब्रांच ये हो गया, दोनों कंडीशन में ब्रांच 2 पे ही है, तो हमें दिख रहा है अलग लेकिन है दोनों वही। इसको लिखेंगे तो ये 2 पे ब्रांच है तो लिखेंगे 2, और 1 कार्बन है तो मिथाइल, और फिर 3 कार्बन पेरेंट चेन में है तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, ऊपर वाले को देख लेते हैं। इसका नामकरण कैसे होगा, इसके लिए हमें फिर से वही करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करना है, इधर से कर सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढते हैं, 1 2 3 4, इधर 4 ही आया, 1 2 3 4 5, इधर 5 आ गया, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 आ गया, ऐसे काउंट कर ले, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ रहा है तो हम 5 वाले को पेरेंट चेन ले लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो 3 पे आता है ब्रांच, और इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से अगर हमने किया तो 1 2 3 4 5, इधर से हमने किया तो पहला ब्रांच 2 पे ही आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा, ये नीचे वाला नहीं होगा, ये सही होगा। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे 2, पहला ब्रांच किस पे है, 2 पे, और 2 पे कौन सा ब्रांच है, मिथाइल, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल। फिर 3 पे भी है मिथाइल तो लिख देंगे 3 मिथाइल, और पेरेंट चेन में है 5 तो 5 के लिए पेंटेन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो 2 बार है, अगर कोई भी सेम ग्रुप 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तो 1 बार है तब तो दिक्कत ही नहीं है, लिखना ही है। अगर कोई चीज 2 बार हो, 2 टाइम्स, तो हम लिख देंगे डाई। अगर 3 टाइम्स हो, 3 टाइम्स, तो लिख देंगे ट्राई। अगर 4 टाइम्स हो तो हम लिख देंगे टेट्रा। हालांकि वैसा ये आएगा नहीं, जनरली 2 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो हमें मिथाइल लिखना है, लेकिन पोजीशन भी देना है हमें कि ये कहाँ कहाँ पे है, तो पोजीशन वाले को पहले एक साथ लिख देंगे। तो 2 और 3 पे है तो पहले दे दिए 2 और 3, और फिर मिथाइल 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई, और मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिख देंगे, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, यह इसका नाम हो गया। अब इधर बोलने से पता चला है कि पेंटेन है मतलब 5 कार्बन होगा, डाई मिथाइल है मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन कहाँ है तो 2 3 कार्बन पे है। इस तरह से इसका हम नामकरण कर देंगे।
नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। इसका नाम क्या होगा? इसके लिए हम सबसे पहले काउंटिंग करते हैं पेरेंट चेन का। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 है, फिर इधर से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर 5 ही है। 1 2 3 4, 4 ही आया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पेरेंट चेन लॉन्ग ये आ रहा है 6 कार्बन का। अब इसमें देख लेना है ब्रांच हमें कहाँ कहाँ पे। अब उसके लिए फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे किधर से नजदीक आ रहा है। तो इधर से काउंट किया 1 2 3, इधर से हम अगर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया, इधर से भी 3 4 आया और इधर से भी 3 4 आया, सही कौन होगा? उसके लिए हमें क्या देखना है, अब ब्रांच चेन देखना है। ये क्या है, इसका नाम है मिथाइल। एक है हमारे पास मिथाइल और दूसरा है, दो के लिए क्या होता है ईथ, और ये अल्काइल ग्रुप है तो दो एक हो जाएगा इथाइल। एक मिथाइल है और एक इथाइल है, दोनों में से कौन पहले लेंगे? तो क्लियर है, अगर जिस तरह से डिक्शनरी में वर्ड्स अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उसी तरह मिथाइल है और इथाइल है। तो यह एम से शुरू हो रहा है और यह ई से शुरू हो रहा है, तो पहले वाला लेना है। पहले ई आएगा या पहले एम? पहले ई आएगा, तो ई वाला लेना है। तो ये इथाइल है तो पहले ये ग्रुप, तो इधर से जो नंबरिंग किए हैं वो सही है, ये ऊपर सही है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब इसका हमें नामकरण कैसे लिखना है, तो नाम में भी पहले हमें इथाइल लिखना होगा। इधर से अगर हम लिखते हैं तो 1 2 3, इसको हम क्या लिखेंगे 3 इथाइल और 4 मिथाइल। 6 है तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। आगे अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो एक तो ब्रांच चेन इस तरह से हो जाएगा, सॉरी लॉन्ग चेन, सिंपल है। इसी को हम और दूसरा क्या कर सकते हैं, पहला दूसरा सी सी सी, 3 है और ये एक हो गया हमारा सी, इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए तो आप सब जल्दी से। वन टू थ्री, 1 2 3, किसी भी तरह से 3 ही है, 2 पे ब्रांच आएगा तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब एक चीज और क्या ध्यान रखना है, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसमें अगर ब्रांच एक ही तरफ है, ब्रांच अगर एक ही तरफ हो, वन साइड ब्रांच, तो हम उसमें आइसो लिख देते हैं पहले, और ब्रांच का नाम नहीं लिखते हैं। आइसो लिख करके पूरा कार्बन गिन करके अल्केन का नाम दे देते हैं। ये तो हो गया हमारा आयुपेक नेम, और दूसरा कॉमन नेम में उस तरह से करते हैं। कॉमन नेम में इसका क्या हो जाएगा, तो एक ही तरफ ना ब्रांच है ऊपर में, अगर ये हमने पेरेंट चेन ले लिया तो एक ही तरफ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे आइसो, और लिख दिए एक ही तरफ है। अब इसका नाम नहीं लिखना है, टोटल कार्बन काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 है तो 4 के लिए हम लिखते थे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेन। अगर दोनों तरफ है तो क्या करेंगे, सवाल तो आता है मन में, देखते हैं। दोनों तरफ है, 2 साइड्स ब्रांच, तो इसके लिए हम लिखते हैं नियो। जैसे अगर हमने देखा पहला 5 कार्बन का, देख लेते हैं। 5 कार्बन हो गया हमारा, ये लॉन्ग चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसको हम एन पेंटेन भी लिखते हैं, एन मीन्स नॉर्मल पेंटेन, बट जनरली पेंटेन भी लिख देंगे तो सही है। दूसरा ऐसे भी हो सकता था ये, या फिर ये। आप सब कमेंट करके बताइए यह और यह दोनों सेम है या अलग अलग कंपाउंड है। हम एक मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए
1 2 3 4 कार्बन है, एक 5 कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेना है पेंटेन। और एक तरह ब्रांच है तो हम लिख देंगे आइसो पेंटेन हो गया कॉमन नेम इसका। और आयुपेक नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इधर से नजदीक आ रहा है तो 2 से, तो इसको हम लिख देंगे 2 मिथाइल 4 का ब्यूटेन। तीसरा ये इस तरह से भी तो हो सकता था अरेंजमेंट, हो सकता है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अगर हम आयुपेक के हिसाब से देखें, थोड़ा सा दिमाग आप सब भी लगाइए, आयुपेक के हिसाब से देखें तो 3 ही लॉन्ग चेन आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी तरह से काउंट करेंगे तो 3 ही पेरेंट चेन में आ रहा है, तो हमने मान लिया कि ये पेरेंट चेन में। अब नाम देख लेते हैं नंबरिंग करके 1 2 3 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पे ही ब्रांच चेन आ रहा है तो इधर से ही कर देते हैं। अब 2 पे 2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों का नाम क्या है मिथाइल, ये मिथाइल और दोनों 2 पे ही है तो 2 मिथाइल, हमने फिर लिख दिया 2 मिथाइल, 2 हो गया। और 3 पेरेंट चेन में प्रोपेन, इसी को शॉर्ट करने के लिए अभी बताए थे 2 2, दोनों मिथाइल ही है और दोनों का पोजीशन 2 ही है तो 2 2, और 2 है तो डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा आयुपेक नेम। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम के लिए अभी बताए अगर दोनों साइड अगर ब्रांच हो तो उसके लिए हम नियो यूज करते हैं, NEO नियो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा नियो हो गया। और जब नियो लिख लेते हैं आइसो लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 के लिए पेंटेन, नियो पेंटेन इसका कॉमन नेम हो गया। अब अगर हम एक तरह से देखें, अगर हम इसको देखें तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा पेंटेन का C5H12, इसमें भी वही आएगा, इसका दूसरा का इसका भी आ जाएगा हमारा C5H12, और इसको देखेंगे तो इसका भी वही आ जाएगा C5H12। तब देखिए इस सब का फॉर्मूला तो सेम है, फिर क्या हुआ अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। तो वैसे कंपाउंड्स जिसका अरेंजमेंट अलग अलग हो लेकिन फॉर्मूला सेम हो उसे हम क्या कहते हैं आइसोमर्स। Isomers, the compounds having same molecular formula but different structures, जिसका फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जैसा भी हमने बनाया ये है। अब अगर 3 कार्बन तक अगर हम काउंट करें, मीथेन का एक ही कार्बन है उसमें स्ट्रक्चर अलग हो नहीं सकता है, इथेन का हो नहीं सकता है, प्रोपेन का हो नहीं सकता है, ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन का 2 होता है, ब्यूटेन का नंबर ऑफ आइसोमर्स है 2, आगे ब्यूटेन के बाद पेंटेन का 3 है, हेक्सेन का 5 है, और उसके बाद आता है हमारा हेप्टेन, 9 है। आपको इसमें 9 ये तो ज्यादा नहीं है लेकिन ये 5 तक प्रैक्टिस कर लेना है बना करके, अलग अलग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। पेंटेन का भी हमने देखा, हेक्सेन का आप सब प्रैक्टिस करें और आगे बताएं। अब हम आगे देखते हैं, हमने अभी 3 पढ़ा, एल्कीन और अल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, इसका CnH2n, इसका CnH2n-2। अब अगर हम इसको देखें, इनका वैल्यू डालते चले जाए 1 2 3 4 तो क्या आएगा हमारा
सबसे पहला आएगा CH4 C2 H6 C3H8 C4 H10, इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे। इसका अगर हम लिखे तो आ जाएगा C2H4। ये याद रखना है, अल्कीन और अल्काइन का सबसे पहले C2 से ही शुरू होगा, ना कि C1H2 लिख देंगे। यहाँ N के लिए N कम से कम कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए, या 2 से उल्टा हो गया, बड़ा होना चाहिए। C2H4 C3H6 C4H8 C5H10। उसी तरह से अगर इसका देखेंगे तो ये होगा C2H2 C3H4 C4H6 C5H8। इस तरह से ये सब चलता चला जाएगा। अब एक इसमें से और इसमें से देखिए घटाकर कितना अंतर आता है। बस पास पास ही वाला घटाना है, इसमें से ये नहीं, इसमें से ये नहीं, पास पास वालों को घटाना है। तो इसमें से ये अगर घटाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का हमें डिफरेंस देखना। तो यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन हो गया, 3 डबल हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो 1 कार्बन का अंतर हो गया। हाइड्रोजन कितने का अंतर है, 2 का। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं तो कितना अंतर है, 1 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। इस दोनों को देखते हैं तो कितना का अंतर है, CH2 का। उसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, CH2 का अंतर, इसको देखेंगे CH2 सबों में उतना ही आएगा, CH2 का ही आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको जनरल फार्मूला सेम है और कोई भी जो प्रीसीडिंग है अपने सक्सीडिंग से CH2 से अंतर करता है। ठीक है, कंपाउंड्स that can be given a general formula। तो ऐसा कंपाउंड जिसको एक हम जनरल फार्मूला दे सकते हैं, उसे डिनोट कर सकते हैं, एंड द preceding one differs its succeeding member by CH2 group are called homologous series। होमोलोगस सीरीज। अब इस होमोलोगस सीरीज के कुछ प्रॉपर्टीज हमें देख लेने हैं। एक एग्जांपल हम अल्काइल का रहने देते हैं, उसी के आधार पर इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहला कोई भी जो होमोलोगस सीरीज है उसका प्रॉपर्टीज में अगर हम आए तो सबसे पहला क्या है, कोई भी दो कितना से डिफर करेगा, ऑलवेज डिफर बाय CH2, हमेशा CH2 से डिफर करेगा कोई भी। अगर मास के हिसाब से देख ले, डिफर बाय, अगर मास देख ले तो कार्बन का मास होता है 14U और हाइड्रोजन का मास होता है 1U। तो एक कार्बन है तो इसका हो गया मास 14U और 2 हाइड्रोजन है तो 2U। 14 कार्बन का होता है 12U, तो 12U प्लस 2U 14U से हमेशा डिफर करेगा, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग का। तीसरा, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो देख रहे हैं कि फॉर्मूला तो सबका सेम है। अगर सेम फॉर्मूला है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कार्बन का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका साइज बढ़ेगा, तो थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी में हल्का सा चेंजिंग आ जाएगा। डिफर्स ग्रेजुअली इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गया चौथा।
नेक्स्ट है हमारा, सबों का स्ट्रक्चर सेम है तो क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला सबों का सेम होगा। और अभी जो हमने जो भी लिखे अल्केन, अल्किन, अल्काइन, सबों का एक जनरल फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिनोटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। ओके, अब हम आगे देखते हैं और भी फंक्शनल ग्रुप्स। हमारा दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, और इसी को हम कहते हैं हेलोजेनो अल्केन। हेलोजेनो अल्केन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि जो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी होता है, ये सबों को हम हैलोजेंस कहते हैं क्योंकि ये सारे सॉल्ट बनाते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जनरली एफ को हम इसमें नहीं लेते हैं, एटी भी आगे ज़्यादा ये नहीं है स्टेबल, इसलिए हम नहीं लेते हैं। मेनली हम 3 ही लेते हैं। ये 3 की ये क्यों नहीं लेते हैं, ये क्यों नहीं लेते हैं, इस सब के बारे में आगे पढ़ना हायर क्लासेस में। तो हम देखेंगे हेलो अल्केन्स में इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और एक्स क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाम से क्लियर है, हेलो और अल्केन मीन्स कोई भी एल्केन है, कोई भी अल्केन है, उसमें अगर हम कोई भी हेलोजन ऐड कर देते हैं तो वो बनता है हमारा हेलो अल्केन्स। जैसे CH4 है हमारा, इसमें हमने रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन से, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, ClHHH आ गया। उसी तरह अगर हमने 3 कार्बन ले लिया और हमने इसमें रिएक्शन करवा दिया ब्रोमीन से, ये अब इसका नामकरण कैसे करेगा, हाँ आप सब डरिएगा नहीं, इसमें ऐसा नहीं देगा कि एक ही कंपाउंड में ब्रोमीन से भी रिएक्शन करवाया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, क्लोरीन भी किया जा रहा है, जब भी देगा तो एक ही देगा। अब इसका नामकरण कैसे होगा, नामकरण 2 होगा। एक आयुपेक, आयुपेक में क्या करना है, करना क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगर एक कार्बन अगर पहले क्लोरीन है, पहले क्लोरीन है तो उसके पहले लिख देना है हमें क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। अब क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, और इसमें एक ही कार्बन है। और अल्केन लिखना है, लास्ट में हेलो अल्केन्स है ना, तो एक ही कार्बन है तो हम लिखेंगे मीथ, और एल्केन है तो एनी, मीथेन। इसका नाम हो गया आयुपेक क्लोरो मीथेन। एक कॉमन नेम भी दे देते हैं अपना हिसाब से नाम बिगाड़ करके कुछ, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी के हिसाब से देना। तो ये CH3 है, CH3 को कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल। और क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम नॉर्मली जैसे पहले 6th 7th 8th में पढ़ते आ रहे थे, क्लोरीन को हम कहते हैं क्लोराइड। क्लोरीन है लास्ट में तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन होगा आयोडाइड। ये इसी तरह सब इसका थोड़ा ट्राई कीजिए। इसका आयुपेक नेम हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 3 है, 3 के लिए मीथिथ प्रोप, और अल्काइल ग्रुप लगाना है प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड।
अब आगे देखते हैं हम, ये हमारा हेलो एल्केन्स सभी इसी तरह से नामकरण होगा। अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है तीसरा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स सिंबल है OH। एल्कोहल्स किसी भी अल्काइल ग्रुप में अगर हम OH जोड़ देते हैं, अल्काइल प्लस OH, तो ये हमारा बनाता है एल्कोहल्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्केन में भी अगर हम OH जोड़ देते हैं तो ये बनाएगा हमारा एल्कोहल्स। जैसे H ये अल्केन है, इसमें अगर हम OH जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इसको हटा के ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा HOH। ओके, अगर ये 2 हो जाए और इसमें हम OH ऐड कर दे, ये हो जाएगा OH H। अब इसका फिर नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए नाम लिखने के लिए क्या करना है, जो अल्केन है इसका नाम होता है अल्केन। अल्केन में ई हटा देना है और OLs जोड़ देना है, OL। ओके, OL सबों में जोड़ देना है। जैसे कि ये इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मीथेन। तो मीथेन का ई हटा देना है, ई नहीं लिखना है, अल्केन में ई नहीं लिखना है, OL लगा देना है, मिथेनॉल। यह जहरीला होता है, इसका यूज हम डीनेचुरेशन के लिए करते हैं। मतलब अगर कोई दूसरा चीज है उसमें अगर हम चाहते हैं कि ये मिला देते हैं, कोई यूज ना करे डायरेक्टली खाने पीने के लिए, तो उसमें हम ये थोड़ा सा मिला देते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथेन, और अल्कोहल है तो इथेनॉल। ये वही अल्कोहल है जो जनरली लोग पीते हैं, पीना नहीं चाहिए। ये हो गया। अब जैसे यही है, कंपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, ये मेडिसिन वगैरह के लिए ये आता है, ये लोग यूज कर जाते हैं, तो ये यूज ना करे इसके लिए ये इसमें थोड़ा सा मिथेनॉल भी मिला देते हैं। यह जहरीला होता है, अभी छपरा वाला स्थिति देख ही रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आयुपेक नेम। एक है हमारा कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम उसी तरह अल्काइल और अल्कोहल। ये CH3 है तो इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ये हो गया हमारा मिथाइल, और बस अल्कोहल लगा देना है, मिथाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम, ईथ है तो इथाइल और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आप सब प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया बताएंगे कमेंट करके जरूर। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल के बाद पढ़ने हमें अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स का होता है CHO, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हम दे सकते हैं, C+H। ये लास्ट में जुड़ जाएगा किसी से, जैसे एक तो डायरेक्ट है, यही हो सकता है, यहाँ पे H जुड़ जाए तो एक कार्बन तो है ही ना, ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर एक ऑलरेडी है और यहाँ पे हमने इसी को जोड़ दिया, एक और CH+O, ये भी हो सकता है। चाहे तो 3 भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया, हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्डिहाइड में सब में AL लिख देना है। अल्केन, बेस सबका अल्केन ही रहेगा, ठीक है। अल्केन में ई नहीं लिखना है, इसमें AL जोड़ देना है। नामकरण कैसे होगा, AL जोड़ देना है। जैसे इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लिखते थे मीथेन, तो मीथेन लिखेंगे लेकिन ई नहीं लिखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का है CHO, तो हम इसमें AL लगा देंगे।
ये जितने भी नाम है कॉमन नेम होता है तो हम लिख देते हैं, बता देते हैं कॉमन नेम। बाकी जितने भी नाम है सभी आयुपेक नेम है। इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथेनल। ये 3 है, 3 के लिए प्रोपेनल। इसका कॉमन नेम एक है फॉर्मल डिहाइड, और इसका इथेनॉल, इसका नाम है एसिटल डिहाइड। ये कॉमन नेम है। इसका यूज हम करते हैं प्लग्स वगैरह बनाने में, और जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उसको हम प्रिजर्व के लिए करते हैं। जैसे स्कूल में आप सब पढ़े होंगे, स्टारफिश रखा हुआ है लैब में, तो वो जो जिस लिक्विड में रखा गया है वो कौन सा होता है? वो मिथेनॉल होता है। और एक है इथेनॉल हमारा एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम। प्रोपेनल है, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपिनल। अब आगे हम सब देखते हैं कीटोन्स। इसका स्ट्रक्चर होता है CO, इसका फंक्शनल ग्रुप है CO, C डबल बॉन्ड O। इसमें हमेशा ध्यान क्या देना है कि ये कार्बन जो है ना दोनों तरफ से जुड़ा होगा कार्बन से, R और R'। हम अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। यह दोनों सेम भी हो सकता है, मतलब एक एक भी दोनों तरफ कार्बन हो सकता है, या एक और इधर 2 या 3, मतलब अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा बीच में होगा। तो बीच में होने के लिए फिर अब वही कंडीशन आता है कि कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 1 या 2 या 3? कम से कम 3 चाहिए हमें। 4 में भी हो सकता है, जरूर हो सकता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम प्रोप लिखते हैं। इसका जनरल नेम हो जाएगा ALKAN, अल्केन। ये हटा देना और ON ही जोड़ देना है, अल्केनोन। तो ये हो जाएगा PROPAN ONE, प्रोपेनोन। इसका हो जाएगा 4 है तो ब्यूटेनोन। ओके, अगर एक और देख लेते हैं। इसमें इसका क्या हो जाएगा नाम? 2, 4, 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सेन और हेक्सेनोन। प्रोपेनोन है, इसका एक कॉमन नेम होता है एसीटोन। इसका यूज क्या के चीज के रूप में किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर। जो नाखून वगैरह रंग लिया जाता है ना, नेल पेंट कर लिया जाता है, अगर वो पेंट हमको हटाना है बस एसीटोन डालिए, वो हट जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। इसका एक और है कॉमन नेम देखने के लिए। कॉमन नेम, ये तो कॉमन नेम है। इसका अगर हम कॉमन नेम लिखना हो तो हम इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? इसका एक थोड़ा सा तरीका है, कोई स्पेशल नहीं है, जनरल है। इसमें हमें क्या करना है? देख लेना है अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना RR', तो यहाँ ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इधर एक है इधर एक है, तो 1 कार्बन वाले को हमको पता है क्या कहते हैं? मिथाइल, और 2 को हम कहते हैं इथाइल। उसी तरह यहाँ पे 1 है तो इसको हम कहेंगे मिथाइल, और इधर है 4 को हम कहेंगे ब्यूटाइल। अब इसका कॉमन नेम कैसे होगा? तो कॉमन नेम में हमें देखना है, पहले सीरियल वाइज देखना है, पहले किसको लिखेंगे, इसको कि इसको। तो इसमें वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। ये M है, ये E है, पहले E आता है तो E से लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, और उसके बाद कीटोन है तो सबों में कीटोन लिखते चले जाएंगे, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। ये मिथाइल है और इधर ब्यूटाइल है तो पहले B है तो पहले B लिखेंगे, ब्यूटाइल, मिथाइल, कीटोन। बस इसी तरह से लिखते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है
नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका होता है COOH। स्ट्रक्चर देख ले तो C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी वही है। सबसे पहला है जैसे H, C डबल बॉन्ड OH हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। दूसरा 2 कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, 3 कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये अब इस सब का फिर हम नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम OIC जोड़ते हैं। अल्केन हो गया, अल्केन में OIC लिख देते हैं और बाद में एसिड लिख देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्केनोइक एसिड, इसमें एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मीथेन, और मीथेन नहीं लिखना है, मीथेनोइक एसिड। ओके, इसको हम लिखेंगे मीथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इसी को हम कॉमन नेम देते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है हमारा H, इसमें 2 है तो 2 के लिए हम लिखते हैं इथेन और इथेनोइक एसिड, इसी को हम कहते हैं एसेटिक एसिड, जो विनेगर वगैरह में होता है, सलाद चटनी में डाला जाता है, अचार वगैरह में, सॉरी सलाद में नहीं, अचार में, चटनी में, ये सारी चीजें हम डालते हैं। ये कॉमन नेम हो गया इसका। तीसरा है हमारा प्रोपेनोइक एसिड, इसको कॉमन नेम में हम उलट देते हैं, प्रोपियोनिक एसिड बोल देते हैं। यही है हमारे, इसी तरह से सबों का नामकरण करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, इसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। जनरली यह प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्सेस से आता है, और यह वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता नहीं है ज़्यादा, जैसे नींबू है, आंवला है, दही है, सबों में इस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा मेनली जो फंक्शनल ग्रुप्स था ये हो गया कंप्लीट। आप सबको अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। कोई अगर पार्टिकुलर टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी बताएं, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, बिल्कुल ही छोटा सा, कोल एंड पेट्रोलियम है, फॉर्मेशन है, उनका प्रॉपर्टीज है। कोल एंड पेट्रोलियम, सबसे पहले ये कोल पेट्रोलियम है क्या। तो बहुत साल पहले मतलब 5-10 साल पहले नहीं, लाखों साल पहले क्या हुआ कि जो भी ऐसा है कि अर्थक्वेक के कारण या वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो ऊपर जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो नीचे चले गए। तो जो प्लांट वाला पोर्शन था मेनली वो नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अर्थ है बहुत सारा नीचे चला गया वो, और उसके ऊपर से फिर धीरे धीरे हर चीज ढकता चला गया, ढक गया। अब नीचे तो एयर नहीं है, सनलाइट नहीं है, प्रेशर बहुत पड़ा, हीट भी अपना अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा पड़ा। उसके कारण ये जो प्लांट वाला पोर्शन था, कोल जो था ना, वो क्या चीज से बन गया, प्लांट से। जो प्लांट्स था, प्लांट वाला पोर्शन था, वो सारा कोल में बन गया लाखों साल के समय के बाद। जो समुद्री एरिया था, जहाँ पे पानी वगैरह था, वोल्केनिक के कारण तो पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर बदल जाता है, अभी भी बदलता रहता है, या हमेशा चेंजिंग होते रहता है, तो बदलते रहता है। तो नीचे वाला जो अर्थ में जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स थे वो, और जो एनिमल्स थे, समुद्री जानवर, वो सभी क्या हुए कि वो सभी अंदर चले गए, उन के साथ भी सेम आया। कोई डिकम्पोजर तो था नहीं कि वो उसको सड़ा गला देगा, नीचे हीट बहुत ज्यादा है, एयर नहीं मिल रहा है, डिकम्पोजर नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो टीनी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे
वो सभी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। कोल ग्रे ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम जनरली मेनली जलाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलता है। पेट्रोलियम लिक्विड होता है, ये भी ब्लैक डार्क ब्लैक कलर का होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, बहुत चिपचिपा होता है पेट्रोलियम। इसको हम रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, पैराफिन्स, बहुत सारी चीज़ें हम निकालते हैं। हमारा जो एलपीजी वगैरह है सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो ये कोल पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है, किस तरह से बना। अब चूंकि ये सारे जो है किसी न किसी जीव से ही है, प्लांट भी है, लिविंग है, एनिमल है, ये भी लिविंग है, किसी न किसी जीव से ही है। तो ये सभी कोल और पेट्रोलियम जीव से बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, इन इंग्लिश फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? द फ्यूल्स, फ्यूल क्या होता है? वैसा कोई भी चीज जिसको हम जलाते हैं और उस समय एनर्जी मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? द फ्यूल्स दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये है हमारा। कुछ चीजें जलती है तो फ्लेम आता है, कुछ चीज़ों में नहीं आता है। जैसे घर में जो हम एलपीजी गैस यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, उस पर तो ब्लू कलर का हल्का छोटा सा फ्लेम आता है। तो क्या उस ब्लू फ्लेम से हम घर में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। कुछ है लकड़ी वगैरह जला देते हैं, अभी ठंड का भी समय है अलाव के लिए, तो उसमें से क्या होता है, हमें दिखता है कि हाँ फ्लेम बाहर येलो कलर का दिख रहा है। कोयला वगैरह है, कोयला वगैरह को अगर हम जलाते हैं तो उसमें दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि फ्लेम इसमें है भी कि नहीं, वो रेड हॉट ग्लो करता है बस। तो वो कब होता है ये हमें देखना है। फ्लेम जो होता है मेनली दो तरह का होता है, एक ब्लू और एक येलो। ब्लू फ्लेम कब देगा? जब कंप्लीट कंबशन होगा। अब कंप्लीट कंबशन क्या होता है? कंप्लीट कंबशन मीन्स कंबशन, और कंबशन ना समझ में आ रहा है तो बर्निंग भी समझ सकते हैं। बर्निंग और कंबशन में थोड़ा सा अंतर है। कंप्लीट कंबशन किसको कहते हैं? कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कोई चीज को जला रहे हैं और ऑक्सीजन भरपूर है तो वहां पे जो जलेगा वो कंप्लीट कंबशन होगा। और येलो फ्लेम कब होगा? इन इनकम्प्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट कंबशन का डेफिनेशन तो नहीं ना लिखना है। द कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। ब्लू फ्लेम जहां होगा वहां पे क्या होगा? हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगा, मोर हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगा। इसमें येलो में कम मिलेगा, लोअर। लोअर किस से? जो ब्लू फ्लेम में होगा उसमें कम एनर्जी मिलेगा। इसमें नेक्स्ट है कंप्लीट कंबशन। जब होता है तो उसमें सूट या डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल ना के बराबर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लेस और नो सूट और डस्ट और स्मोक। और इसमें होता है इन हायर अमाउंट। ये होता है ज़्यादा बढ़िया। ब्लू वाला होता है, येलो वाला उतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन लाइट के हिसाब से वो कभी कभी ज़रूरत होता है। जैसे कैंडल हम जलाते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसलिए वो उसका जो वीक होता है धागा वाला हिस्सा वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब इसमें एक चीज़ और सवाल है, ये मत सोचिएगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या कंप्लीट कंबशन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके बर्निंग का, रिएक्शन का एक रेट होता है। उसी हिसाब से हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी दे देंगे और एक ही जगह बहुत ज़्यादा जलावन भी रख देंगे और कहेंगे कि बढ़िया से जल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब एक आता है कि वो ग्लो करता है, रेड ग्लोज। जैसे कोयला वगैरह है ना, कोयला जनरली जो हमारा कोयला है, कोयला कोल, उसको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है,
जब हम कोयले को जलाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जनरली कोई भी चीज़ जलता बढ़िया से कब है, जब हम उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसका पार्टिकल्स, कार्बन का जो पार्टिकल्स है वो वोलेटाइल होता है, मतलब चेंज करता है लिक्विड में, गैस में। किसी किसी में होता है कि नहीं करता, जो वोलेटाइल वाला हिस्सा है वो तो हो गया, वो जल गया, बर्न कर गया, लेकिन बाद का जो बहुत सारा पार्टिकल्स बच जाता है जो वोलेटाइल नहीं है, जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो वो ही पार्टिकल्स क्या करता है, ग्लो करता है। कोयला हम जलाते हैं तो इसलिए वो ग्लो करता है। तो हम लिख सकते हैं नॉन वोलेटाइल सबस्टांसेस ग्लो रेड, वो रेड ग्लो करता। बस इतना ही है, आज इतना ही रहने देते हैं। आप सबको और कोई दिक्कत हो, कमेंट हो तो प्लीज बताएं। जय हिंद।